So, hello everyone, and welcome back to my channel UGC नेट साइकोलॉजी की पाठशाला। तो बिल्कुल एज ऑलरेडी मैंशन मैंने आपको इससे पहले स्लीप एंड सर्काडियन रिदम का पहला पार्ट आई बॉट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लीप जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ स्लीप के बारे में बात कही थी। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्काडियन रिदम, राइट। एंड उससे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। बिल्कुल फेस्टिवल का टाइम है, बट पढ़ाई होनी चाहिए, थोड़ी सी तो पढ़ाई होनी चाहिए। सो आई हैव ब्रॉट दिस वेरी सिंपल टॉपिक सर्काडियन रिदम। ये कह सकते हैं कि इजी टॉपिक भी है, बट इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम जल्द से जल्द इसको शुरू करते हैं। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया द इंफॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग विथ यू, प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी स्पेसिफिक टॉपिक, उसको भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। ओके, अब द वर्ल्ड इन विच वी लिव, ये लाइट से डार्क होता है ना, दिन से रात हो जाती है, रात से दिन हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ भी हैं जो इस रेगुलर चेंज के साथ अडाप्ट कर चुके हैं, राइट। जैसे बहुत सारे जो हैं स्पीशीज़, बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं वो एक रेगुलर सर्काडियन स्लीप वेक साइकिल को शो करते हैं, राइट। सर्काडियन का मतलब क्या होता है, जो हम सर्काडियन रिदम पढ़ तो रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें टर्म्स पता हो। तो सर्काडियन का मतलब होता है लास्टिंग अबाउट अ डे, जो एक दिन तक पूरा लास्ट करे, ठीक है। और जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, डे को इस्तेमाल करते हैं टू टेक केयर ऑफ देयर बायोलॉजिकल नीड्स, और फिर वो रात में सोते हैं, है ना। जो हम ह्यूमंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दिन में तो सोते नहीं हैं, हम दिन में अपने काम करते हैं, हम दिन में वर्क करते हैं, हम उजाले रोशनी का पूरी मदद लेते हैं और हम अपने काम करते हैं, राइट। एंड हम नाइट में सोते हैं। वहीं पर जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, जैसे रैट्स हैं, वो डे में सोते हैं और रात में जगते हैं, राइट। सो जो स्लीप वेक साइकिल होती है वो सबसे ऑब्वियस सर्काडियन रिदम है। स्लीप वेक साइकिल सबसे ऑब्वियस रिदम है, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है टू फाइंड फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल प्रोसेस इन एनिमल्स दैट डज नॉट डिस्प्ले सम मेथड ऑफ सर्काडियन रिदम। अब अगर कुछ ऐसे एनिमल हैं, कुछ ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जब हम फिजियोलॉजिकल, उनके बायोकेमिकल, उनके बिहेवियर प्रोसेस को नहीं देख पाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनकी, है ना। अगर वो सर्काडियन रिदमिसिटी को नहीं शो कर रहे हैं तो हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि उनके अंदर किस तरीके का प्रोसेस चल रहा है। सो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर एक दिन हमारी बॉडीज़ क्या करती है, एडजस्ट करती है बहुत सारे तरीक़ों में, ताकि वो दो एनवायरनमेंट्स की डिमांड को मीट कर पाए, है ना। दो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या है, लाइट एंड डार्क। लाइट एंड डार्क एनवायरनमेंट होता है, जैसे रेटिना होती है, आपने सुना होगा कि हमारे आइज़ में रेटिना होती है, तो उसमें भी रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, है ना। जब अंधेरा हो जाता है तो उसी तरह रॉड्स काम करती हैं, कलर्स में कोन्स काम करती हैं। तो इसी तरह क्या है कि दो एनवायरनमेंट है और हम अपने आप को अपने डिमांड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं इन द लाइट एंड डार्क। तो हमारी जो सर्काडियन साइकिल्स होती हैं वो क्या होता है, दे आर केप्ट ऑन देयर वंस एवरी 24 आवर्स शेड्यूल बाय टेम्पोरल क्यूज इन द एनवायरनमेंट। और ये क्या है, ये एक बार दे आर केप्ट ऑन देयर वंस एवरी 24 आवर्स शेड्यूल, इनका एक 24 घंटे का शेड्यूल होता है, राइट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है इन क्यूज़ का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्यूज़ इज़ द रेगुलेशन ऑफ द मैमलियन सर्काडियन रिदम, जो कि एक डेली साइकिल होती है लाइट एंड डार्क की। अब एनवायरमेंटल क्यूज़ क्या होते हैं, एनवायरमेंटल क्यूज़ मतलब कि ऐसे कौन से एनवायरमेंटल में हमें एक क्लू मिल रहा है। तो जैसे लाइट डार्क साइकिल हो गई, है ना, जो कि हमारी टाइमिंग्स को कंट्रोल करती है। तो द एनवायरमेंटल क्यूज सच एज लाइट डार्क साइकिल दैट कैन कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द सर्काडियन रिदम, जो इस सर्काडियन रिदम की टाइमिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, उसे हम ज़िडबर्ग्स कहते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, ज़ाइडगेबर्ग
ज़ेटगेबर, ठीक है, ये एक जर्मन वर्ड है, इसको कहते हैं टाइम गिवर। जैसे अगर हम कंट्रोल लैबोरेटरी एनवायरनमेंट में देखें तो इट इज़ पॉसिबल, वहाँ पे तो पॉसिबल होता है कि हम कुछ किसी चीज़ को लंबा कर सकें, हम छोटा कर सकें, मतलब लाइट डार्क साइकिल को एडजस्ट करके हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर हम किसी लैबोरेटरी में काम कर रहे हैं, अगर हम किसी कंट्रोल सेटिंग में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो हम अपनी लाइट और डार्क को हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप रियल लाइफ इन्वायरमेंट में हैं तो ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम डार्क कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है, राइट। जैसे अगर हम किसी लेबोरेटरी में है तो हम ये कर सकते हैं कि 11.5 आवर पीरियड हमें लाइट मिल रही है एंड 11.5 आवर हमें डार्क मिल रही है। तो लेकिन इन द वर्ल्ड विदाउट 24 आवर साइकिल दे कैन अदर्स कैन एंट्रेन सर्काडियन साइकिल। जैसे सर्काडियन स्लीप वेक साइकिल जो होती है, अगर जैसे यहाँ पे इसने बोला कि इन द वर्ल्ड विदाउट 24 आवर साइकिल्स ऑफ लाइट एंड डार्क, अब जहाँ पर 24 आवर साइकिल्स है ही नहीं लाइट एंड डार्क की, तो जो अदर ज़िटबर्गर्स होते हैं दे कैन एंट्रेन द सर्काडियन साइकिल। कैसे? जैसे जो सर्काडियन स्लीप वेक साइकिल होती है हैमस्टर्स की, वो कंटिन्यूस डार्कनेस में है या कंटिन्यूस लाइट में है। दे कैन बी एंट्रेन्ड बाय रेगुलर डेली बाउट्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, होर्डिंग, ईटिंग, है ना, वो क्या हो जाएगा, एंट्रेन्ड हो जाएंगे, उनको रुकावट आ जाती है इन टर्म्स ऑफ देयर इंट्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ होर्डिंग, ईटिंग, एक्सरसाइज, राइट। वो पर्टिकुलरली क्लियर सर्काडियन साइकिल शो करते हैं। तो एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि सर्काडियन रिदम को, टाइमिंग को सेट करता है, ठीक है। एनिमल्स भी प्रोड्यूस करते हैं एंडोजेनस सर्काडियन रिदम को जो पूरे एक दिन तक चलता है। अब सर्काडियन कहाँ से आया? सर्कम फॉर अबाउट, है ना, एंड डायस फॉर अ डे। तो सर्कम मतलब अबाउट, तो अबाउट अ डे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं कि इफ़ यू गो विदाउट स्लीप ऑल नाइट, है ना, अगर हमने पूरी रात हम सोए नहीं, जैसे बहुत सारे आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो जो ये सूनर और लेटर कर रहे हैं, तो यू फील स्लीपियर एंड स्लीपियर एज द नाइट गोज ऑन। तो क्या होता है, हमें एकदम जैसे जैसे जो नींद है, जैसे जैसे रात बीतती है तो हमें नींद तो आ रही है, बट एज मॉर्निंग अराइव्स हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, है ना, यू आर मोर अलर्ट। सो द लाइट फ्रॉम द सन हेल्प्स यू फील लेस स्लीपी। क्यों? क्योंकि जो सन से लाइट मिल रही है वो आपको कम स्लीपी बना रही है। बट ऑल्सो ये तो है कि लाइट फ्रॉम द सन इज हेल्पिंग यू, बट ऑल्सो योर अर्ज टू स्लीप डिपेंड्स पार्टली ऑन द टाइम ऑफ द डे, नॉट जस्ट हाउ लॉन्ग यू हैव बीन अवेक ना। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इफ़ यू हैव रियलाइज कि अगर हम रात में नहीं भी सोए, फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, हम रात में नहीं सोए, लेकिन दिन में क्या होता है, हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं सुबह। ऐसा नहीं है कि हम सुबह सो रहे होते हैं क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए, नो। जो लाइट होती है सन की वो आपको लेस स्लीपी बना देती है, ऐसा तो है, लेकिन ये जो हमारी अर्ज होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन द टाइम ऑफ द डे, ठीक है। मतलब ये सिर्फ इस पे नॉट जस्ट कि आप कितना आप अवेक रहे हो, कितना आप जगे रहे हो, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे। तो सर्काडियन रिदम्स अफेक्ट मच मोर देन जस्ट वेकिंग एंड स्लीपिंग। अब ये सर्काडियन रिदम जो है ये सिर्फ वेकिंग एंड स्लीपिंग को ही इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। जैसे सर्काडियन रिदम्स जैसे ईटिंग ड्रिंकिंग में भी होता है, हमारी यूरिनेशन में हो रहा है, हमारे हार्मोन सिक्रीशन में, ड्रग सेंसिटिविटी में, अदर वेरिएबल्स, ये सब में हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट ओनली हैपनिंग इन द वेकिंग स्लीपिंग। जैसे हम अगर एग्जांपल हम देखें तो ऑर्डिनरली ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये कोर्स ऑफ द डे में ये लो हो जाता है, नियर डे टाइम में 36.7, ड्यूरिंग द नाइट टू है ना, नाइट में ये 36.7 डिग्री है और दिन इसमें 37.2 डिग्री सेल्सियस है। तो दिस इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। उसके बाद सर्काडियन रिदम हमारे मूड में भी होती है। जैसे एक स्टडी हुई तो वहाँ पे यंग एडल्ट्स ने अपने मूड को जब रिकॉर्ड किया एवरी 2 आवर्स, तो ऑल्दो रिजल्ट्स जो है इंडिविजुअलिज्म तो था, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल थे अमंग इंडिविजुअल, लेकिन बहुत सारे जो थे उनका एक पॉजिटिव मूड था फ्रॉम वेकिंग अंटिल लेट आफ्टरनून, मतलब सुबह से लेकर लेट आफ्टरनून था उनका बहुत पॉजिटिव मूड था। लेकिन जैसे जैसे उनका बेड टाइम आने लग गया तो धीरे धीरे स्लाइड डिक्लाइन होने लग गया, राइट। सो इसी तरह उन्होंने यंग एडल्ट्स को रखा, अवेक रखा 10 से 5 तक, कांस्टेंट लेवल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर पीपल स्टार्टेड प्रोसीजर एट 10 AM to 5, उनका 5 बजे मोस्ट प्लीजेंट था,
एंड 5 AM के अराउंड क्या था, लीस्ट प्लीजेंट था। तो ये एक बायोलॉजिकली ड्रिवन सर्काडियन रिदम है। These results suggest a biologically driven circadian rhythm in the emotional well-being also. ये क्या करती है, ये इंडिविजुअल्स में डिफर करती है। जैसे कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग पीपल, है ना, आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझसे पढ़ाई रात में तो नहीं हो पाती, मैं तो सुबह उठ के पढ़ती हूँ। या कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सुबह तो हम नहीं उठ पाएंगे, हम तो रात में ही पढ़ पाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जल्दी उठ जाते हैं, क्विकली वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं, और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है वो लेस अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन अदर्स जो इवनिंग पीपल होते हैं, जिनको हम आउल कह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मोर स्लोली वार्म अप करते हैं, है ना। लेट आफ्टरनून में उनका पीक हो जाता है एंड वो नाइट में टॉलरेट कर पाते हैं जगना। ठीक है, अब जो डिस्ट्रप्शन होता है सर्काडियन रिदम का, ये क्या होता है, व्हाट इज जेट लैग। जेट लैग मतलब क्रॉसिंग टाइम जोन्स। जैसे अगर यहाँ पर इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जैसे कभी कभी होता है ड्यू टू सर्टन फ्लाइट रीजंस, या हम बाहर के कंट्री से हम यहाँ आ रहे हैं, वहाँ का टाइम कुछ और है, आगे पीछे होता है, टाइम जोन्स डिफरेंस, तो जेट लैग हो सकता है। जैसे ट्रैवलर्स होते हैं, दे कंप्लेन ऑफ स्लीपनेस ड्यूरिंग द डे। उनको क्या होता है कि उनको दिन के टाइम पे नींद आ रही होती है और उनको नाइट में स्लीपलेसनेस होती है, नींद ही नहीं आती, उनको डिप्रेशन हो सकता है, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो रहा है, इट इज़ ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर स्टेमिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन इंटरनल सर्काडियन क्लॉक एंड एक्सटर्नल टाइम, है ना। तो ये जो एक्सटर्नल टाइम है, जो बाहरी जो टाइम है, एक्सटर्नल टाइम है, उसमें और हमारे जो इंटरनल सर्काडियन क्लॉक चल रही है कि हमें इतने बजे सोना है, हमें इतने बजे ये करना है, जब उसमें मिसमैच हो जाएगा तो क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। मोस्ट पीपल फाइंड इट ईजियर टू एडजस्ट टू क्रॉसिंग टाइम जोन्स, है ना। अब बहुत सारे लोग एडजस्टमेंट कर भी लेते हैं। गोइंग वेस्ट वी स्टे अवेक लेटर एट नाइट देन अवेकन लेट द नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑलरेडी पार्टली एडजस्टेड टू द न्यू शेड्यूल। तो इस तरह जैसे अगर हमने वी फेस डिले आर सर्काडियन रिदम, ईस्ट में जाएंगे तो एडवांस हो जाता है, हम जल्दी उठ जाते हैं, तो कुछ लोग कर भी लेते हैं एडजस्ट। मोस्ट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो टू स्लीप बिफोर देयर बॉडीज यूजुअल टाइम, है ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो जब जेट लैग पे हम एडजस्ट कर रहे हैं तो इट इज़ ऑफन स्ट्रेसफुल ऑल्सो। जैसे अब स्ट्रेस क्या करेगा, स्ट्रेस यू मस्ट हैव स्टडीड कि एक स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है, जो एड्रेनल हार्मोन विच इज़ रिलीज बाय द एड्रेनल ग्लैंड, जिसको कॉर्टिसल कहते हैं, तो ये बढ़ जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एलिवेशन हो रहा है कॉर्टिसल का, तो उससे न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होते हैं हमारे हिपोकैम्पस में। एंड हिपोकैम्पस क्या है, हिपोकैम्पस इज़ द वेरी मेजर एरिया ऑफ मेमोरी। जैसे कुछ एक स्टडी ने एग्जामिन किया था फ्लाइट अटेंडेंट्स को, जिन्होंने प्रीवियस 5 ईयर्स अपने बता दिए फ्लाइट बनाने में, इतने टाइम जोन्स में, और इनका क्या था, दे हैड स्मॉलर देन एवरेज वॉल्यूम ऑफ हिपोकैम्पस, और उनके मेमोरी इम्पेयरमेंट भी थे। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये मेमोरी की, क्योंकि जेट लैग जब हो रहा है तो स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस इज रिलीजिंग द एड्रेनलिन ग्लैंड, ये रिलीज करता है हार्मोन कॉर्टिसल, बहुत ज़्यादा कॉर्टिसल जो है हिपोकैम्पस एरिया को डैमेज करता है, हमारी मेमोरी डैमेज होती है। तो ये जो है ये किससे डेंजर दिखा रही है, ये द सन राइजेज अबाउट हाफ एन आवर रिपीटेड एडजस्टमेंट, है ना। तो ये इसी का है, ये इसके बारे में ही यही स्टडी हुई थी। अब अगर शिफ्ट वर्क की बात करें, तो जो लोग इरेगुलरली सोते हैं, जैसे पायलट हो गए, मेडिकल इंटर्न्स हो गए, शिफ्ट वर्कर्स फैक्ट्री में हो गए, तो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि वो सोने कब जा रहे हैं, है ना। जैसे डॉक्टर्स हैं, अब उनको बीच में तुरंत उठ गए, जर्नलिस्ट हैं, है ना, पायलट हो गए, मेडिकल इंटर्न्स हैं, इनका क्या है, ये रेगुलरली सोते हैं। तो जब इनको मॉर्निंग में सोना होता है, अर्ली आफ्टरनून में सोना होता है, तो ये सिर्फ ब्रीफली सोते हैं। इवन इफ दे हैव, भले ही वो बहुत घंटों से जगे हैं, लेकिन अगर उनका सोने का टाइम जो है वो दिन के टाइम है ना, या फिर अर्ली आफ्टरनून है, तो ये कम ही सोते हैं। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो दे स्लीप ड्यूरिंग द डे, मतलब वो ट्राई करते हैं, ठीक है। अब जो लोग
इवन आफ्टर मंथ और ईयर्स, मतलब वर्कर्स जो है वो इनकम्प्लीटली एडजस्ट करते हैं, यानी वो जल्दी एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं. दे कंटिन्यू टू फील ग्रॉगी ऑन द जॉब, दे स्लीप पुअरली ड्यूरिंग द डे, है ना. उनका बॉडी टेम्परेचर भी पीक करता है जब वो डे में सो रहे होते हैं. तो नाइट शिफ्ट वर्कर्स के ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं देन डे शिफ्ट वर्कर्स. तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सर्काडियन रिदम की वजह से होता है. वर्किंग एट नाइट डज नॉट रिलायबली चेंज सर्काडियन रिदम, है ना. आप भले ही रात में काम कर रहे हो, लेकिन इससे आपकी सर्काडियन रिदम तो चेंज हो नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग यूज़ करता है ना, और जो बहुत ही मॉडरेटली इफेक्टिव होती है आपके रिदम को रीसेट करने के लिए, राइट. जब हम सो रहे होते हैं तो ब्रेन एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ना, लेकिन एक स्टिमुलस जो है वो पर्सन को उठा सकता है ना. जैसे अगर हम सो रहे हैं और अगर किसी ने बहुत जोर से नॉक कर दिया, हम उठ भी जाते हैं, है ना. लेकिन अगर कोई कोमा में है तो वो तो उठ नहीं सकता. अगर एक वेजिटेटिव स्टेट है या मिनिमली कॉन्शियस स्टेट है तो ये मंथ ईयर्स तक क्लास करता है, जहाँ पे वो सिर्फ लिमिटेड रिस्पॉन्स शो करेगा, राइट. और दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि स्लीप में 90 मिनट्स की एक साइकिल होती है, तो वो 1 2 3 4 स्टेजेस में जाता है, फिर वो स्टेजेस 3 और 2 में आता है टू अ स्टेज कॉल्ड रेम स्लीप, है ना. फिर आप ये दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड. अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरा पहले का वीडियो पढ़ना, उसमें सारा कुछ है कि व्हेन अगेन आप रेम 4 से 1 में जब जाते हो तो उसे इमर्जेंट स्लीप कहते हैं. ऑल दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो रेम क्या है? रैपिड आई मूवमेंट है, ज़्यादा ब्रेन एक्टिविटी हो रही है ना. मसल्स रिलैक्सड होती हैं, इरेगुलर ब्रीदिंग, हार्ट रेट है, इवन पेनाइल इरक्शन या वेजाइनल लुब्रिकेशन भी हो जाता है, और विविड ड्रीम्स आ सकती है. रेम स्लीप को पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू ड्रीम्स ऑल्सो, है ना. इसमें ज़्यादा कॉर्टिकल एक्टिविटी होती है, रिलैक्स्ड होता है बॉडी एकदम, ड्रीमिंग की ज़्यादा होती है इसमें. दीज ऑल हैव डिस्कस्ड इन माई अर्लियर वीडियो. आप अगर उसको पढ़ोगे तो उसमें और डीपली दिया हुआ है ना. ब्रेन के भी बहुत सारे अराउजल के सिस्टम्स होते हैं, राइट. जैसे पोंटोमिसिन, मेसेंसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस कंट्रोल, बहुत सारे बेसल फोरब्रेन जो एक्सॉन्स को सेंड करते हैं, एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होता है. फिर उसके बाद लोकस कोर्डिलिस होता है. ये कब एक्टिव होता है? मीनिंगफुल इवेंट्स. व्हेनेवर दे मीनिंगफुल इवेंट्स हो रहे होते हैं तो लोकस कोरिलिस एक्टिव होता है, और इससे क्या होता है? अटेंशन फैसिलिटेट होगा, आप नई चीज़ें सीखोगे, एंड ये रेम स्लीप को भी ब्लॉक करता है. सो दिस कैन बी आस्क्ड. ये पूछा गया है क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ऑल दीज इन द पोर्शन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, अगर आपको बहुत नींद आ रही है, एक्सेसिव स्लीप, तो क्या होता है? देयर इज डैमेज इन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, राइट. और मिड ब्रेन में भी आपके एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन, मतलब कि ये वेकफुलनेस को प्रमोट करता है ना. तो इससे हम यही कह सकते हैं ना कि जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है या जो हमारे मिड ब्रेन के पार्ट्स हैं, दे आर प्रमोटिंग वेकफुलनेस, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर वेकफुलनेस. इसीलिए जब वो डैमेज हो जाता है तो हमें बहुत नींद आती है ना. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ब्रेन का पार्ट याद रखना. स्लीप प्रॉब्लम कब होगी? मतलब नींद ही नहीं आ रही है, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस जब डैमेज हो जाएगा, बेसल फोरब्रेन, इसका मतलब कि ये स्लीप को प्रमोट करता है, मतलब इससे ही हमें नींद आ रही है. तो अगर यही डैमेज हो गया तो स्लीप प्रॉब्लम हो जाएगी. सो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेकफुलनेस प्रमोट करने के लिए, है ना. पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन. और एंटीरियर हाइपोथैलेमस और बेसल फोरब्रेन किसके लिए होता है? स्लीप प्रमोट करता है, राइट. उसके बाद डीसिंक्रोनाइज्ड ईईजी, लो एम्पलीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी ईईजी वेकफुलनेस स्ट्रक्चर was the reticle formation and also for REM sleep, right. So this part, ये जो part है, ये बहुत 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 important part है. इनफैक्ट इसके पहले भी जो सर्काडियन रिदम के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है, जिट्सबर्ग एंड ऑल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. शॉर्ट टॉपिक है बट ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ दीज. इसमें उतना कुछ था नहीं, लेकिन ये कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, दैट इज़ व्हाई दिस इज़ बीन इंक्लूडेड. एंड लास्टली एक मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली थी
विच इज़ नॉट डिस्कस्ड इन माई अर्लियर वीडियो, लेकिन इसमें आई एम डिस्कसिंग दिस. एक रैम रिबाउंड है. I found this question, ये previous year paper, so this was there in the previous year and that's why I've included this also. RAM rebound पूछा गया है. RAM rebound क्या होता है? It is the lengthening and increasing frequency and depth of rapid eye movement sleep which occurs after periods of sleep deprivation. Now what does this mean? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बहुत टाइम से सोए नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारी नींद नहीं पूरी हुई, हम 4 दिन सोए नहीं, तो क्या होता है कि हमारी जो रैम स्लीप है वो बढ़ जाती है ना. रैपिड आई मूवमेंट डेप्थ बढ़ जाता है तब स्लीप डिप्रिवेशन के बाद. मतलब व्हेन पीपल हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग, मतलब आपको बहुत कई दिन हो गए हैं एंड यू हैव नॉट एक्सपीरियंस रैम स्लीप, तो आप लेस टाइम लेते हो देन यूजुअल टू अटेन द रैम स्टेट. जैसे अगर हम स्टार्टिंग में रैम स्टेट अचीव कर रहे हैं, मतलब हमारी नींद बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, तब हमें रैम स्लीप में आने में वक्त लगता है ना. पूरी 90 मिनट्स की साइकिल होती है, फिर दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइम इंटरवल, एंड इतने ही टाइम के बाद हम रैम स्टेट पे आ पाते हैं. यू कैन स्टडी दिस इन माय अर्लियर वीडियो, उसको ज़रूर देखना. लेकिन रैम रिबाउंड में क्या होता है कि जो लेंथनिंग है, पहली बात तो रैम स्लीप बढ़ जाती है, लेंथ हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डेप्थ इसका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. और जब रैम स्लीप लोगों ने कई दिन से एक्सपीरियंस नहीं की है, तो जो उनका टाइम पहले लग रहा था इन नॉर्मल स्लीप में जैसे टाइम लगता है रैम में आने में, उनको वहाँ पर कम वक्त लगता है रैम में. उन लोगों को रैम स्टेट को अटेन करने में कम वक्त लगता है. सो दिस इज नोन एज रैम रिबाउंड. ठीक है. This activity describes the neurophysiology, hormonal processes that contribute to the phenomenon of REM rebound. So REM rebound is a very very important topic. ये पूछा गया है in the previous year question paper and that is why I have included this in as an important section, क्योंकि ये नहीं डिस्कस हुआ है पहले वीडियो में, but that is why I have brought in this. ठीक है. तो रैम रिबाउंड समझ गए कि रैम रिबाउंड क्या है, कि अगर जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, हम सो रहे हैं, हमें नॉर्मल साइकिल में आने में टाइम इंटरवल्स डिफाइंड है कि इतने 90 मिनट की साइकिल है, इतने टाइम बाद मुझे रैम स्लीप मिलेगी, है ना. लेकिन रैम रिबाउंड में क्या होता है कि अगर हम काफ़ी दिन से रैम स्लीप को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तो हमें नॉर्मल रैम में आने में जो वक्त लगता है वो उतना वक्त नहीं लगेगा और हम थोड़ा जल्दी रैम स्लीप में आ जाएंगे. दिस इज़ रैम रिबाउंड. और उतनी ज़्यादा इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी और डेप्थ से आते हैं. दिस इज़ रैम रिबाउंड. राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्काडियन रिदम. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने रैम रिबाउंड भी जोड़ा है. एंड फाइनली इतना स्लीप तो आपका कंप्लीट हो चुका होगा. एंड दिस इज़ ऑल आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग. मतलब इतना यही पूछता है, यही आता है, इससे ज़्यादा मत भागो, बहुत ज़्यादा घुसो मत चीज़ों में इतना भी, क्योंकि यही सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मैंने इसके पहले भी सारी स्टेजेस को अच्छे से डिफाइन किया है विथ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल द स्लीप, किसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब्ड है. वही सब पूछता है, किसका कितना हर्ट्ज है, डिवीज़न है. यू कैन गो इन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो वही सारी चीज़ें पूछी गई हैं. अगर आप स्लीप के टॉपिक को देखो तो यही सारी चीज़ें पूछी गई है. और यही सारी चीज़ें हम गड़बड़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एक टैक्टिक्स नहीं होती उसे याद करने की. एंड मैंने उसमें टैक्टिक भी बताया है कि किस तरह यू कैन लर्न इट ऑल्सो, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव लर्नड इट उसी टैक्टिक से. सो आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग जो इसके अपार्ट हो. राइट. तो I have discussed circadian rhythm and stages of sleep. Last and most important, sleep disorders. बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है. स्लीप एपनिया है, सोमनाम्बुलिज्म किस में होता है ना, सारी चीज़ें उसमें हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो टॉपिक लाऊंगी मैं. इवन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आई कैन प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑल्सो, क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लूँ ताकि एक रिवीजन हो जाएगा इन तीनों वीडियोस का जो मैं लेकर आऊँ. मतलब मैं जो लास्ट वीडियो लेकर आऊँगी और जो मेरे ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड होंगे उसका एक पूरा सार आई विल ट्राई टू मेक एन MCQ पार्ट. सारे क्वेश्चंस आई विल ब्रिंग. ठीक है. सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. एंड आफ्टर दिस आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इधर से पढ़ें उधर से पढ़ें. आई डोंट थिंक. इवन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आप इसको नोट भी कर लेना कहीं फॉर योर रिविजन, फॉर योर स्टडी. ठीक है. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे कुड ऑल्सो वॉच इट, है ना.
प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा. ओके, सो यस, थैंक यू वेरी मच.